आपका स्टडी अड्डा प्रो में स्वागत है। रैयतवाड़ी व्यवस्था। देखिए, इस व्यवस्था की कहानी शुरू होती है दो ब्रिटिश अधिकारियों से, थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड। इसका जो पहला प्रयोग था वो 1792 में कर्नल रीड ने बारामहल जिले में एक छोटे से लेवल पे किया था। और जब ये प्रयोग आप कह सकते हैं कि सफल रहा, तो इसे बड़े पैमाने पर लागू करने का रास्ता भी खुल गया। 1820 आते आते थॉमस मुनरो ने इसे मद्रास प्रेसिडेंसी में और फिर एल्फिंस्टन ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी में पूरी तरह से लागू कर दिया। तो ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि एक सोची समझी नीति थी जो एक छोटे से प्रयोग से शुरू होकर एक बहुत बड़ी व्यवस्था बन गई। अब सवाल ये उठता है कि ये व्यवस्था भारत में फैली कहाँ-कहाँ। जैसा कि इस नक्शे पर बिल्कुल साफ दिख रहा है, इसका जो विस्तार था वो बहुत बड़े इलाके में था। मद्रास और बॉम्बे तो इसके मेन सेंटर थे ही, लेकिन इसका असर असम, कुर्ग और उत्तर पश्चिम के कुछ इलाकों तक भी फैला। और अगर हम आंकड़ों की बात करें, तो ये व्यवस्था ब्रिटिश भारत के आधे से भी ज़्यादा यानी कि 51% हिस्से पर लागू थी। ये आंकड़ा अपने आप में ये बताने के लिए काफ़ी है कि इसका प्रभाव कितना ज़्यादा और कितना गहरा रहा होगा। अगर हम सिर्फ कागज पर देखें तो इस व्यवस्था ने किसानों को यानी कि रैयतों को कुछ ऐसे अधिकार दिए जो उनके पास पहले थे ही नहीं। उन्हें जमीन का सीधा मालिकाना हक मिल गया। यह हक वंशानुगत था, यानी जमीन पिता के बाद बेटे को मिल सकती थी। साथ ही यह हस्तांतरणीय भी था, जिसका सीधा सा मतलब ये था कि किसान अपनी जमीन को बेच सकता था या जरूरत पड़ने पर उसे गिरवी भी रख सकता था। तो कानूनी तौर पर अब सरकार और किसान के बीच में कोई जमींदार नहीं था। किसान ही अपनी जमीन का असली मालिक था। यह वाकई एक बहुत बड़ा बदलाव था। लेकिन इन अधिकारों की एक बहुत बड़ी, बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। और वो कीमत थी एक बेहद कठोर कर व्यवस्था। किसानों को अपनी कुल उपज का सीधा सीधा आधा हिस्सा यानी 50% सरकार को लगान के तौर पर देना पड़ता था। और नियम इतने सख्त थे कि आप सोचिए, अगर सूखा पड़ जाए या बाढ़ जैसी कोई आफत आ जाए, तब भी लगान में कोई छूट नहीं मिलती थी। अगर कोई किसान टाइम पर कर नहीं चुका पाया तो उसे उसी की जमीन से बेदखल कर दिया जाता था। हाँ, वही जमीन जिसका उसे अभी अभी मालिक बनाया गया था। इस कठोर व्यवस्था का जमीन पर जो असर हुआ वो बहुत ही विनाशकारी था। कैश में इतना भारी टैक्स चुकाने के लिए किसान अक्सर गांव के साहूकारों के पास जाने लगे। उनसे ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज लेने को मजबूर हो गए। और बस यहीं से महाजनी व्यवस्था की शुरुआत हुई और किसान एक ऐसे कर्ज के जाल में फंस गए जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन था। इसी पैसे के दबाव के चलते उन्हें अपने परिवार के लिए अनाज उगाने की जगह बाजार में बेचने वाली फसलें जैसे कि कपास और नील उगानी पड़ी। और इसी ने धीरे धीरे पूरी भारतीय कृषि का वाणिज्यिकीकरण कर दिया। तो आखिर में इस पूरी व्यवस्था का नतीजा क्या निकला? ब्रिटिश सरकार के लिए तो ये बहुत फायदेमंद साबित हुई, क्योंकि उन्हें एक फिक्स्ड और बड़ी आमदनी लगातार मिलती रही। लेकिन किसानों के लिए ये एक त्रासदी से कम नहीं थी। विडंबना तो देखिए, जिस किसान को कागज पर जमीन का मालिक बनाया गया था, वही भारी कर और कर्ज के बोझ तले दबकर अपनी ही जमीन पर एक मजदूर बनकर रह गया। और इसका नतीजा ये हुआ कि ग्रामीण भारत में गरीबी और अदालती मुकदमों के जैसे बाढ़ ही आ गई। चलिए, अब फटाफट परीक्षा के नजरिए से रैयतवाड़ी व्यवस्था के मुख्य बिंदुओं को जल्दी से दोहरा लेते हैं। इसके जनक कौन थे? मुनरो और रीड। ये व्यवस्था भारत के कितने हिस्से पर लागू थी? 51% हिस्से पर, जिसमें मद्रास और बॉम्बे मुख्य थे। कर की दर क्या थी? उपज का 50%, जो कि बहुत ज्यादा थी। किसानों को अधिकार तो मिले, मालिकाना, वंशानुगत और हस्तांतरणीय, लेकिन इसका नकारात्मक प्रभाव क्या हुआ? साहूकारी बढ़ी, किसानों को जमीन से बेदखल किया गया और कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ। लेक्चर समाप्त।